तो मैं ऐसी उम्मीद करता कि हो सकता है आपका मरकरी 12th हाउस में जाके बैठ गया है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा मरकरी पे पड़ जाती, तो कनेक्शन बन जाता। तो अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल में अदला बदली नहीं हुई है तो कोई चांस नहीं कि ये थ्योरी काम ना करे, और अगर हुई है तो फिर आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा जब बच्चा पैदा हुआ। जी खुशबू जी बताएं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा चार्ट में मंगल 9th राशि में बैठा है 11th हाउस में, ठीक है 9th राशि में बैठ गया, ठीक है। And अब अपनी मम्मी के चार्ट में मैं सेकंड चाइल्ड हूँ, आप सेकंड, ठीक कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मी के चार्ट में 9th राशि में मंगल को बिठा दीजिए। ओके, अपनी 4th मम्मी के हाउस चार्ट में जहां 9, हाँ। अब आपकी मम्मी का लग्न क्या है? लग्न 6th राशि है, कन्या राशि। ओके, इसका मतलब आपके 5th हाउस में 6 7 8 9 10 शनि आ रहा है। शनि हाउस लॉर्ड इज शनि, ठीक है ना? 7th हाउस, 5th हाउस, हाँ 5th हाउस का लॉर्ड शनि हो गया। अब आपकी कुंडली, मम्मी की कुंडली में शनि कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। तो आप हो गया ना कमाल। ओके, शनि अच्छा, 7th में बैठा है, तो मार्स की चौथी दृष्टि चौथे घर से 7वें घर पे पड़ेगी, तो मार्स की दृष्टि शनि के साथ कनेक्ट होगी, तो 5th हाउस लॉर्ड कनेक्ट हो गया। ओके, आप समझे नहीं समझे? थोड़ा समझा क्योंकि दृष्टि का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब मार्स की ना 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ओके, ठीक है ना? तो आपकी माता जी की कुंडली में 5th हाउस में 10th राशि आ रही है। ओके, 10th राशि का स्वामी होता है सैटर्न। ओके, सैटर्न आपने बताया कि 7th हाउस में बैठा है, करेक्ट? हाँ, और तो आपके चार्ट में मंगल जो है वो 9th राशि में बैठा है, करेक्ट? जी, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी मम्मी के चार्ट में जहां 9 लिखा है वहां पे मंगल को बिठा दो। हाँ, तो मंगल, आप लोग ने एक काम करिए प्लीज, ये ड्रॉ करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप एक ना कन्या राशि की कुंडली ड्रॉ करिए, कन्या लग्न की, सॉरी, कन्या लग्न की एक कुंडली ड्रॉ करके, और आप 4th हाउस में मार्स लिखो और 7th हाउस में सैटर्न लिख दो। 10वीं और कोई दृष्टि आ रही है सर, सैटर्न की 10th दृष्टि मार्स पे आ रही है। नहीं, सैटर्न की नहीं मैम, मार्स की दृष्टि आनी चाहिए। तो आपने लिख दिया, कुंडली बना दी सबने? हाँ जी सर, बना दी। कन्या राशि की कुंडली बना के 4th हाउस में मार्स को बिठा दीजिए और 7th हाउस में शनि को बिठा दीजिए। बिठा दिया सर। अब जहां मार्स बैठा है वहां से गिनना शुरू करिए, 4, 1 4th 2 3 4। आप शनि पे पहुंच गए? खुशबू जी पहुंच गई आप शनि पे? हाँ, पहुंच गई ना? तो आपका 5th हाउस के लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में मार्स जहां था उससे बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, पर 7th हाउस में तो शनि की राशि थोड़ी ना बैठी, मतलब 7th हाउस में कौन सी राशि? प्लैनेट बैठा ना, शनि शनि प्लैनेट से 7th हाउस। फिर इनकी आप कुंडली देखो अपनी चारों जी, नीचे देखो 6th हाउस में 5th लॉर्ड कौन है इस कुंडली में? सैटर्न। अच्छा, ओके, तो सैटर्न 7th में बैठ गया, तो मार्स की चौथी दृष्टि सैटर्न पे पड़ गई, मतलब ये रूल परफेक्ट हो गया। एंड सैटर्न कोई की भी डाउट नहीं। 10वीं दृष्टि मार्स पे पड़ रही है। सैटर्न, हाँ सैटर्न का भी कनेक्शन बन गया, बिल्कुल सही कहा Saturn। मैम आपने। सैटर्न तो की भी ये 10वीं। और तो खुशबू जी आपकी कोई अदला बदली नहीं हुई हॉस्पिटल में, आप ओरिजिनल चाइल्ड हो। अच्छा, तो ये जैसे खुशबू सेकंड चाइल्ड है, तो हमने सेकंड चाइल्ड का देखा, तो इसका मतलब सेकंड चाइल्ड के लिए भी हम मतलब सब ये बच्चों का होगा। हाँ, सब हाँ बच्चों हाँ, मतलब जनरली पहले 5th से देखो, अगर 5th मैच नहीं करता है तो फिर आप सेकंड चाइल्ड को 7th हाउस से देख सकते हो। 7th हाउस से देखो, करेक्ट। अच्छा, इधर एक 7। एक मेरी सेकंड डॉटर का भी देखते हैं। इसकी कुंडली में जो मंगल है वो 8th हाउस में है। कौन सी राशि में? 6th राशि में, मतलब लग्न क्या है? कन्या राशि में है, और ये मकर लगन की है, 10 नंबर राशि। हाँ, और तुम्हारा क्या है लगन? मेरा कन्या है। लगन कर्क, सॉरी, मेरा कर्क है।
तो ये उठा के मैंने 6th हाउस, 1 2 3 इसमें 3rd हाउस में आ जाएगा मेरे। 8 9 10 11 12 1 2 3 अच्छा अच्छा 3rd हाउस में आ गया ना मंगल। हाँ मार्स। और तुम्हारा नेटल मार्स कहाँ प्लेस्ड है? और मेरा मेरा 2nd हाउस में। मेरा खुद का मार्स तो 2nd हाउस में। 5 7th हाउस, बस 1 2 3 4 5। ये सेकंड चाइल्ड बोला तुमने? हाँ, 2nd चाइल्ड। तो सर सेकंड चाइल्ड का 10th हाउस ये 7th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए। जुपिटर कहाँ है चारू जी आपका? मेरा जुपिटर 1st हाउस में। नहीं सैटर्न कहाँ है तुम्हारा? 2nd हाउस में। सैटर्न भी सेकंड में, मार्स भी सेकंड में है। वो हो गया कनेक्शन? नहीं सेकंड भी नहीं, सेकंड। मेरा Sorry. मार्स नहीं एक मिनट, मेरा मार्स 3rd हाउस में और मेरा सैटर्न 2nd हाउस में। तो तुम्हारा मार्स 3rd हाउस में, तो मार्स तो वो हो गया ना, मार्स ही मार्स दोनों, बेटी का भी मार्स 3rd हाउस में, तुम्हारा भी मार्स 3rd हाउस में। डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। हाँ वही तो। नहीं तो स्क्रीन शेयर कर लीजिए चारों ही चाहिए तो। नहीं कुछ होमवर्क के लिए भी रखो आप लोग अपने हाँ, घर पे तसल्ली ये मैं से करती हूँ। हाँ, आइस टी पीते हुए लगाओ कुंडलियों पे। और जिसका नहीं मिल रहा प्लीज उस हॉस्पिटल में जाना। फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी अपन खाली 5th देखेंगे या 5th नहीं मैनेज हुआ करना, मेरा बाद में बच्चा बदल 7th गया भी और कोई देखेंगे। रीजन नहीं, क्योंकि पराशर ऋषि गलत नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन बैठा है एकदम, बहुत ही सही है ये। मैं सोच रही हूँ मैं तीसरा भी चेक कर लूँ। देखिए सर इससे हम लोग लाइक दिस तो वी आर चेकिंग, बट इससे हम क्या क्या करेंगे, प्रेडिक्शन पार्ट पे कैसे जाएंगे इस पे? कि आपका ओरिजिनल बच्चा। कोई क्वेश्चन आएगा क्या इन नाम? केस डीएनए टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आगे बढ़े यूज ना। करोगे। हाँ इसका मैम जब हम वैदिक में बीटीआर करते हैं ना तो 2 चीजें काम आती हैं। एक राहु 3rd हाउस का काम आता है और एक ये मंगल 5th हाउस यानी बच्चे की कुंडली में। दैट इज हाउ यू डू बीटा इन वैदिक। जो केपी में तो 1st और 7th सबलॉर्ड मिला के बीटीआर करते हैं, बट राहु 3rd हाउस में बैठा हो तो आपसे छोटा कोई नहीं होता, तो ऐसे भी बीटीआर करते हैं। उस पे हम बाद में आएंगे, मतलब दैट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो वी कैन सो नाउ मंगल आपको सबको समझ में आ गया कि मंगल जहां भी बैठा होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, बिकॉज वहां पे बहुत एनर्जी होती है। 10th हाउस का मंगल आप देखोगे तो ऑफिस में आदमी बहुत एंथुसियास्टिक है, एक्शन पे एक्शन, एक्शन पे एक्शन। तो जब बहुत एक्शन होगा तो वहां पे रिएक्शन भी होगा। तो 10th हाउस वाला मंगल आवाज आ रहा है? नहीं सर का देख क्या सर का। अच्छा बाय द वे मेरा 3rd चाइल्ड के लिए भी एकदम स्पॉट ऑन है। अच्छा मिला दिया मैंने। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइल्ड का अगर अपन देखते हैं 5th हाउस से मैच नहीं होता है तो अपन 7th हाउस अपने बॉस से लड़ जाता है, अपने कोवर्कर से लड़ाई कर लेता है। सॉरी, इस तरह की चीजें 10th हाउस के मंगल में आप देखोगे। 4th हाउस का मंगल खुद बोलिए क्या करेगा 4th हाउस का मंगल? कुछ सर कुछ नहीं। ओके 7th हाउस में मंगल बैठेगा तो क्या करेगा? पार्टनर से। बहुत बढ़िया मैम, इसीलिए आप बचपन से एक शब्द सुनते आ रहे हो, मांगलिक दोष, मांगलिक दोष, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष क्या कहता है? 1 4 7 8 12 में अगर मंगल बैठ जाए तो 7 में अगर मंगल बैठ गया तो भैया पति पत्नी के बीच में मतलब हर तरह का कलेश होगा। प्यार भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि उनके ऊपर बाकी प्लैनेट्स का क्या इन्फ्लुएंस है। बट मंगल क्या होता है ना, मतलब वहां पे एक्शन जरूर होगा। पति पत्नी शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ उनके बीच में चलता रहेगा। तो प्लैनेट जो है ना, अपना जो कारक तत्व होता है ना, अपना जो सिग्निफिकेशन होता है, वो प्लैनेट कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मंगल एग्रेसिव है तो वो जिस भी हाउस में बैठेगा वहां के प्रति आपको एग्रेशन, कंफ्लिक्ट,
एक्शन, रिएक्शन, ये सारी चीजें आपको देगा। सन जहां बैठेगा वहां आपको मतलब उस हाउस से आपका एक आत्मिक कनेक्शन हो जाएगा। मून जहां बैठेगा वहां आपका मतलब मन लगा रहेगा। आपका आपका जो इमोशनल रिचार्ज है ना, वो उसी हाउस से होगा जहां मून बैठा रहता है। आप उस हाउस के काम करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिजुविनेट हो गया, मेरी थकावट दूर हो गई। मार्स 11th हाउस में क्या करेगा महावीर जी? तो फ्रेंड से एग्रेसिव होगा। नहीं, हाँ, elder फ्रेंड्स के siblings. प्रति बहुत एनर्जेटिक होगा, मतलब हाँ बहुत आलसी आदमी होगा ना, लेकिन जब उनको फोन आएगा कि अरे यार चलना अपन पब में चल के पार्टी करते हैं, तो अचानक से उसकी एनर्जी जाग जाएगी, वो तुरंत करेक्ट। भागेगा। और ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट भी कराएगा फ्रेंड्स के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मार्स आप सबने समझ लिया। मार्स आपको पता है कि भाई का कारक होता है, बिकॉज मार्स इज पावर। पावर आपको कैसे मिलती है? अपने भाई से। भाई आपका बल होता है। मार्स, मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि मार्स भूमि का पुत्र है। तो जितनी भी दुनिया में आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, हर चीज, एवरीथिंग इज सिग्निफिकेशन ऑफ मार्स। किसी के 4th हाउस में मार्स बैठ जाता है, वो रियल स्टेट में आदमी मस्त काम करेगा। उसको रियल स्टेट का काम जरूर करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर वो एनर्जी अपनी लगाएगा तो उसको फायदा होगा। तो मार्स इज ऑल अबाउट, अच्छा, जितना एग्रेसिव प्लैनेट होगा ना, उतना केयरिंग भी होगा। मार्स क्या है ना, प्रोटेक्टिव भी है। मार्स जिस हाउस की को दृष्टि देता है ना, उस हाउस को मार्स प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके लग्न में मार्स बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि आपके घर पे पड़ रही है, 4th हाउस पे, तो मार्स अपने घर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगा। मार्स के घर में अगर ऐसे व्यक्ति के घर में कोई जाएगा और बोलेगा यार आपके पर्दे बहुत पुराने हो गए, तो वो एक कान के नीचे बजाएगा मार्स, कहेगा पर्दे पुराने हो गए तो तेरे मतलब तेरे से पैसा लेके मैंने पर्दे लगवाए। तो मार्स अपने उस हाउस के बारे में जिसपे वो दृष्टि देता है बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। क्लियर जी? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? अच्छा, मार्स की 4th दृष्टि आपने बताई है, एक बार 7th भी बता दो फिर। 7th एंड 8th, जैसे आपने बताया 4th हाउस के लिए वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा, तो 7th हाउस के ये लिए भी प्रोटेक्टिव हो जाएगा, राइट? हाँ चारू जी, ये ना थोड़ा सा मतलब अलग हटके टॉपिक है, बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज हर दृष्टि का ना एक मतलब है। 4th ठीक है, दृष्टि का, तो हम 8th बाद में। दृष्टि का, 7th का, तो उसको हम बाद में अगले उसमें कवर कर लेंगे। सेकेंड हाउस का मंगल क्या करेगा? वाणी बड़ी कड़क कर देगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेकेंड हाउस का मंगल की एक विशेष बात क्या होती है कि उसकी चौथी दृष्टि 5वें घर पे पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, इतना ज्यादा कि मतलब उसका बच्चा दारू पी रहा हो, शराब पी रहा हो, स्मैक ले रहा हो, फिर भी वो दुनिया से लड़ेगा नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस का मार्स ये और जैसे 3rd हाउस का मंगल की 4th दृष्टि अगर 6th हाउस पे पड़ रही है, तो 6th हाउस जैसे हमारे सर्वेंट्स का होता है, तो उनके लिए प्रोटेक्टिव या हाँ, जॉब, सर्वेंट को लेके बिल्कुल, अपनी जॉब को लेके बहुत जॉब को लेके, जॉब सेंसिटिव को हो लेके, जाएगा, प्रोटेक्टिव हो बेसिकली जाएगा। जॉब को लेके। हाँ, जॉब को लेके बहुत एग्रेसिव हो जाएगा वो, बिल्कुल बिल्कुल 100%। शत्रु पे एग्रेसिव हो जाएगा। शत्रुओं को मतलब नाश कर देगा वो। ओके जी, तो मंगल से आगे बढ़ते हैं। तो मंगल के बाद हमारे आते हैं राहु, राहु देवता। अब राहु का तो कुछ पता नहीं कि भैया राहु है क्या। राहु की कहानी अगर आपने सुनी हो, तो राहु महाराज जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत की प्राप्ति हुई, तो देवताओं को लाइन में बिठा दिया गया कि अमृत पियो और अमर हो जाओ। और दानव भी लाइन में आ गए, तो दानवों के लिए सोमरस बना के, नकली अमृत बना के उनको पिलाना शुरू कर दिया। तो राहु एक बहुत तगड़ी प्लानिंग का आदमी है और रिस्क का आदमी है। तो राहु ने क्या किया, राहु को
राहु ने रूप बदल के देवताओं का रूप लेके वो देवताओं की लाइन में बैठ गया और वो मोहिनी जी पिलाती गई। राहु को जैसे पिलाया, राहु के गले तक अमृत गया, थोड़ा सा नीचे भी चला गया, तब तक सन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी ध्यान रखना, सन और मून ने कंप्लेंट करी कि अरे 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 राहु बैठा हुआ, ये तो अमृत पी रहा है। इमीडिएटली विष्णु जी का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने चक्र चलाया और राहु गर्दन से कट गया। और चूंकि 2-4 बूंदें अमृत की अंदर चली गई तो राहु आज तक अमर है। बट राहु के अंदर क्या है, राहु क्यों ऐसा है, राहु क्या करने गया था, अमृत ही तो पीने गया था। मतलब राहु जो एक फर्क था ना, उसको मिटाना चाहता था राहु। भाई क्यों देवताओं और दानवों में फर्क हो, मैं क्यों नहीं वो चीज ले सकता जो देवताओं के लिए है। तो बेसिकली जो भी उसको एक डिफरेंस दिखाई दिया ना सोसाइटी के अंदर, उसने सोचा मैं इस डिफरेंस को मिटाऊंगा। और उसके चक्कर में वो इतना जुनूनू है कि उसको पता था कि मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी वो उस काम को उसने किया, मरा। पर आज भी दुनिया में आप देखना, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, उनका घर राहु की वजह से चल रहा है। अगर आज राहु अपना काम करना बंद कर देना तो दुनिया में जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी कभी भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है, मेरे लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मैं बीमार रह रही हूँ, मेरी प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन हो गई है, मेरी उससे दुश्मनी, आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं हर जीवन के दुख या सुख से राहु का आपको कनेक्शन मिल जाएगा। और आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर एक कहावत है, राहु बणे ब्याहू, राहु को ब्याहू कहा जाता है। राहु जब भी 7th हाउस से ट्रांजिट कर जाएगा वो आपकी शादी करा देगा। तो राहु की खासियत क्या है कि आपका कई सालों से काम रुका हुआ हो ना, राहु की दशा स्टार्ट होती वो काम हो जाएगा। और कई सालों से आपका काम बनता चला जा रहा हो ना, राहु की दशा आती है वो काम बिगड़ जाएगा। तो राहु क्या है, एंटीबॉडी है, राहु एंटी मैटर है, राहु मतलब उल्टी खोपड़ी है। और उसके अंदर इतना रिवेंज भरा हुआ है। मतलब राहु को एक वर्ड में हमें समझना हो तो आप राहु को पैशन बोलो, जुनून। राहु जुनून है। जिस हाउस में राहु बैठ गया आपको उस हाउस के प्रति भयानक जुनून हो जाएगा। और आप सब लोग अपने चार्ट में लगा के देख लेना, राहु आपके जिस भी घर में बैठा होगा कभी ना कभी जीवन में आपको उस घर के प्रति जुनून हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस का मैं केस लेता हूँ, ज्यादातर केसेस लव मैरिज के जिसमें लड़का लड़की को भगा के ले गया, या लड़के ने मतलब जैसे DDLJ वाला केस है, या हिंदू की शादी मुसलमान से होगी, ऐसे केस में राहु जरूर 7th हाउस में बैठा होता है। अपने पार्टनर को प्राप्त करने के लिए राहु सब कुछ कर देता है। इवन राहु लव में सुसाइड भी करा देता है। आपने देखा ना, प्यार में बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो 7th हाउस का राहु इस हद तक जुनूनी बना देता है कि ठीक है तू मेरी नहीं हुई ना तो ठीक है मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा, खत्म। ये है राहु। जिस भी हाउस में राहु बैठ जाएगा उस हाउस के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। राहु मतलब अगर आप किसी देवता को कलयुग में सबसे ज्यादा माना जाता है तो वो है कृष्ण भगवान। अगर आप देखो महाभारत में कृष्ण ने क्या किया, सारे राहु वाले काम किए। अर्जुन को बोला कि वो तेरे दादाजी नहीं है, वो तेरे ताऊजी नहीं है, वो तेरा भाई नहीं है, मार। कृष्ण जी को क्या चाहिए था, सच, झूठ पे सच की जीत चाहिए थी। और उसके लिए कृष्ण जी ने मतलब लाशों की लाइन लगा दी। इट डजंट मैटर कितने लोग मरेंगे, बट एंड रिजल्ट क्या होगा दैट मैटर्स। तो कृष्ण जी को सत्य की जीत चाहिए थी, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करनी थी। तो उसके लिए उनको कई करोड़ों लोगों का बलिदान देना पड़ा, बट डजंट मैटर। ये राहु है। राहु का मतलब है किसी भी कीमत पे मैं ये प्राप्त करके रहूंगा। राहु अगर छठे घर में बैठ जाए तो आदमी चीता हो जाता है। क्यों हो जाता है चीता? 6th हाउस क्या है हमारा? 6th हाउस हमारा कंपटीशन है। उस आदमी को सेकंड आने के बाद
मतलब वो आदमी सेकंड आया, अगर फर्स्ट नहीं आया या हार गया, वो आदमी पागल हो जाएगा। उसके अंदर इतनी ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट राहु दे देता है कि वो हमेशा बिना मतलब कंपटीशन करता रहेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, ट्रेन के साथ रेस लगा लेते हैं। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के साथ तेज तेज भागते हैं कि मैं ट्रेन को भी पीछे छोड़ दूंगा। राहु अगर सही जगह बैठ गया 6th हाउस में, ऐसा राहु बच्चों को ब्रिलियंट मतलब एक वो देता है कंपटीशन क्लियर करने की भावना। ऐसे बच्चे बड़े बड़े कंपटीशन हंसते हुए निकाल जाता है। तो अगर किसी के 6th हाउस में आपको राहु, चारू जी हंस रहे, मतलब उनके किसी बच्चे के 6th हाउस में राहु है। ये एस्ट्रोलॉजी है, और एस्ट्रोलॉजी बहुत बैलेंस भी करता है। राहु 12th हाउस में किसी के बैठा हो, 12th हाउस क्या है? 12th हाउस व्यय है। 12th हाउस, हाँ 12th हाउस हमारा शैया सुख भी है, बेड प्लेजर्स भी है। हम जितने भी सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं सब बेड पे ही होते हैं, इसलिए 12th हाउस हमारा बेड प्लेजर्स भी है। राहु जब 12th में बैठ जाएगा, ऐसा आदमी भयानक प्रोस्टिट्यूशन में चला जाता है। बिकॉज फॉर फिजिकल प्लेजर वो कुछ भी करेगा, चाहे उसको मतलब पैसे देने पड़े, चाहे उसको दूसरी वाइफ लानी पड़े, चाहे उसको मिस्ट्रेस बनानी पड़े। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये सूत्र भी आता है कि 12वें घर का राहु, जिस जातक की कुंडली में 12वें घर में राहु हो, वो एक मिस्ट्रेस भी रख लेता है, मतलब वाइफ के अलावा दूसरी स्त्री को रख लेता है। तो अब किसी के 6th हाउस में राहु बैठा हो तो आप हंसोगे, पर किसी के 12वें हाउस में राहु बैठ गया तो आप सैड चेहरा बना लोगे, भाई ये बहुत खतरनाक आदमी। अच्छा, एक चीज पूछना, जैसे राहु किसी भी हाउस में होता है तो क्या उस हाउस के लिए हम अनसर्टेनिटी भी हो जाती है? जैसे कि अगर हम 12th हाउस के लिए करें तो अचानक से खर्चा, तो झटके वाली चीज है, राइट? 12th हाउस देखो, योग का घर कौन सा है? योग, हाँ, योगा मेडिटेशन 12th हाउस। और भोग का घर कौन सा है? 12th हाउस, डिजायर 12th हाउस। 12th हाउस। तो आप देखो कि 12th हाउस इतना खूबसूरत हाउस है कि वहीं पे आप योग भी कर सकते हो और वहीं पे आप भोग भी कर सकते हो। तो ओशो की एक किताब आप सबने पढ़ी होगी, संभोग से समाधि की तरफ, वो एकदम 12th हाउस की स्टोरी बताता है। तो राहु अगर आपका खराब प्लैनेट्स की संगत में है तो वहां से आपको भोग कराएगा, बट राहु अगर आपका अच्छी प्लैनेट्स की संगत में 12th हाउस में आ जाता है तो वो आपको बहुत बड़ा योगी भी बना देगा। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स की कुंडली में राहु को 12th हाउस में पाया गया। स्पिरिचुअल लीडर्स की कुंडली में? अच्छा, बिकॉज वो जिन्होंने योग कारक हो गए, हाँ, योग के प्रति। और वो इतने बड़े योग कारक हुए कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सुखासन में बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका एक मतलब होता ये ना हुआ, कि सॉरी एक चीज में मैं कंफ्यूज हो गई, बिकॉज अभी एक बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने कि योग और भोग दोनों 12th हाउस से देखते हैं, ठीक है? अब अभी हमने एक तरफ ये बात कही कि किसी का 12th हाउस में अगर राहु बैठा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो प्रोस्टिट्यूशन जैसे चीजों में भी जा सकता है, और अभी हम यही बात कह रहे हैं कि भाई वो स्पिरिचुअल भी हाई हो सकता है वो बंदा, है ना? तो तो मेरे ख्याल और प्लैनेट्स की जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि इसका राहु किस तरह का है। बिल्कुल, राइट? अच्छा, बिल्कुल। अब आप देखो, आपका राहु 11th हाउस में बैठ गया, तो राहु आपकी किस हाउस पे दृष्टि डाल रहा है? 11th हाउस में बैठ के वो 4th हाउस, 5th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। यस यस, 7th 11th हाउस का राहु, 5th हाउस क्या है? आपके बच्चे का है। आपको कभी ऐसी कुंडली मिले, और मेरे ख्याल से मिल जाएगी, प्लीज ग्रुप में प्लीज शेयर करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। 11th हाउस का राहु 5वें घर में दृष्टि डालता है तो क्या करेगा? जिस व्यक्ति की कुंडली में 11th हाउस में राहु बैठेगा, उस व्यक्ति के बच्चे की अनऑर्थोडॉक्स मैरिज करा देगा। वो राहु जो है उस बच्चे की शादी अंतर जातीय विवाह करा देगा। अगर वो हिंदू होगा तो वो उसका लड़का हो सकता है मुसलमान की लड़की को घर ले आए। इतना शानदार है राहु, क्योंकि उसकी दृष्टि 5th हाउस पे पड़ गई। मतलब बाप के हॉरोस्कोप या माँ के हॉरोस्कोप से हम बच्चे के बारे में ये प्रेडिक्शन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अगर आपके घर में सारे डॉक्टर्स हैं और आपके बच्चे का मतलब 5th हाउस में राहु है, तो आपके बच्चे को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको अनऑर्थोडॉक्सी तोड़नी पड़ेगी। अगर वो डॉक्टर बनेगा वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। डॉक्टर के अलावा वो कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करेगा जो आपके बाप दादाओं ने जिंदगी में कभी नहीं किया हो, उस प्रोफेशन में वो बहुत सक्सेसफुल होगा। फोर्थ जैसे हाउस मैं आपको एक बहुत बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, जो रिसर्च जिसके ऊपर आई फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजर, उनको ना पीएचडी भी मिला। 10th हाउस का राहु। आपने सुलभ इंटरनेशनल का नाम सुना है? जो सुलभ शौचालय बनाते हैं, शौचालय जो बनाते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 10th हाउस राहु। डिफरेंट प्रोफेशन के थॉट घर में राहु बैठ गया, उस आदमी ने कहा कि भैया मैं तो टॉयलेट से भी पैसे कमा लूंगा। और आज की डेट में सुलभ शौचालय की इंटरनेशनल चेन्स हैं। 5 रुपए लेते हैं, मतलब पता नहीं क्या रेट है, 5 रुपए शायद वॉशरूम का है ऐसे करके। बट ये कॉन्सेप्ट सोचो, आपने किसी ने सोचा था कि मतलब somebody can earn money out of मतलब मूत्र से भी आदमी पैसे कमा लेगा? इतनी जबरदस्त थॉट प्रोसेस राहु ही दे सकता है 10th हाउस में। सर राहु की रेमेडी में बोलते हैं कि यू नो इफ समबडी इज हैविंग राहु दशा एंड नॉट गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो उनको बोला जाता है कि अपने घर के WCs वगैरह को खुद साफ करें। राहु की बिल्कुल मैम ये है आपका फायदा मैम। देखिए कितने लोगों को बैठे बैठे फ्री में रेमेडी मिल गई। जो भी आदमी, वैसे भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपने टॉयलेट को खुद साफ करते हो, आप देखोगे आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ जाता है। राहु क्या है? राहु इज अ क्लाउड, नॉन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज राहु। आप जब भी, जिस दिन से भी अपना बाथरूम या अपना टॉयलेट खुद साफ करने लगोगे, आप देखोगे आप ऑफिस में, शादीशुदा जिंदगी में, बच्चों के साथ, एज ए माँ बाप आप क्या सोचते हो? मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊं, फिर आपको लगता है नहीं यार इसको आर्कियोलॉजिस्ट बनाते हैं, फिर आपको लगता है ये क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती। द डे यू स्टार्ट क्लीनिंग योर ओन टॉयलेट, आपका राहु आपको क्लियर थॉट दे देगा माइंड में, और आप वही काम करो। तो अगर किसी के 11th हाउस में राहु है और उसका बच्चा अगर अनऑर्थोडॉक्स शादी नहीं करता है, तो भैया उसकी शादी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। मेरी बहन तो वो अगर, हाँ खुशबू जी कुछ कह रही हैं आप? मेरी बहन का 11th हाउस में राहु एंड शी इज डूइंग एन मैरिज। किसके? माय सिस्टर। ओह, व्हाट इज शी डूइंग? इंटरकास्ट मैरिज है उसकी भी। ब्रिलियंट। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर राहु की दृष्टि नहीं होती, राइट? राहु की दृष्टि मतलब, अब कई लोग मानते हैं 7 दृष्टि। आपके सामने अगर कुछ है तो वो तो देखेगा तो जरूर। मतलब ये लॉजिक ही बिल्कुल गलत है कि राहु एक शैडो प्लैनेट है तो राहु सब कुछ कर रहा है, अपनी दृष्टि नहीं देगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं। राहु आपको कैंसर दे रहा है, राहु आपको शादी करा दे रहा है, राहु आपके बच्चे की अनऑर्थोडॉक्स मैरिज बना है, तो राहु की दृष्टि भी माननी चाहिए अपने। सर मेरे लिए एक सच चाहिए। मेरे 10th में, बताइए। मेरे 11th में राहु है। ओके। और मेरा बेटी का लव मैरिज हुआ है। क्या बात है, क्या बात, अभी बेटे का पता नहीं, मगर उसका भी वैसा ही होने वाला है इन फ्यूचर। अगर पहला बच्ची आपकी बिटिया थी तो फिर हो चुका, फिर आप टेंशन मतलब, बेटा आपकी मर्जी से शादी कर। इंटरकास्ट मैरिज है उसको। ये मैं बता रहा हूँ ना, इतनी खूबसूरत है एस्ट्रोलॉजी। हम लोग, मैंने क्या बोला आपको, आप फॉर्च्यून टेलर बिल्कुल मत बनो, आप स्टोरी टेलर बनो। अच्छा, सुभाष जी का राहु 11th में, सुभाष जी का राहु, एक चीज देखो, सुभाष जी का राहु 11th हाउस में, तो उनके फर्स्ट चाइल्ड ने इंटरकास्ट मैरिज हुआ। खुशबू की जो सिस्टर है वो, उसका भी राहु 11th हाउस में, लेकिन उसकी खुद की इंटरकास्ट मैरिज हुई। मतलब कनेक्शन 11th हाउस से दृष्टि का भी बन रहा है और अपने ऊपर भी बन रहा है। नहीं, अपने ऊपर नहीं बन रहा, हमें थोड़ा रुकना चाहिए 20-22 साल, क्योंकि जब इनकी सिस्टर के बच्चा होगा तो फिर उसका वेट करना चाहिए। हाँ। वो इंटरकास्ट मैरिज करेगा डेफिनेटली। तो खुशबू तो प्रेडिक्शन कर दे आज से। तो इसीलिए फॉर्च्यून टेलर मत बनो, स्टोरी टेलर बनो, कहानियां बनाओ। दुनिया भर की कहानियां हमारे आसपास है। खैर, एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मार्स 8th हाउस में है तो क्या होगा? मार्स अगर 8th हाउस में है, हाँ, मेलेफिक प्लैनेट इन
6, 8, 12 is good. हाँ, गुड ना? करेक्ट। वेरी लड़ने गुड। के लिए बट अभी ना हमने मेलेफिक पढ़ा है ना बेनिफिक पढ़ा है। अभी जो हमने मार्स के बारे में चीजें बताई हैं उसके हिसाब से बताओ क्या करेगा। तो इसका मतलब अगर 6th हाउस में मार्स है तो कंपटीशन 8th हाउस, लेवल में वो, अच्छा 8th 8th हाउस, हाउस में 8th हाउस का मार्स क्या करेगा? शेयर मार्केट से गेन करेगा। धरती के नीचे का वेरी आपने गुड। बताया था। 4th हाउस का मार्स क्या करता है? प्रॉपर्टीज। आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कन्फ्लिक्ट देता है। ये हमने पढ़ा था ना कि मार्स जिस भी घर में बैठेगा वहां से आपको कन्फ्लिक्ट देगा। 8th हाउस का मार्स क्या करेगा? आपका बच्चा, पहला बच्चा कहां से आता है? 5th हाउस से। यस 5th हाउस से चौथा घर है 8th हाउस। तो 8th हाउस का मार्स आपके पहले बच्चे का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खराब कर देगा। 5th से गिनो ना, 5th, 6th, 7th, 8th। दिस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग डेस्टिनी। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक एनवायरनमेंट? मतलब जैसे आप ऑफिस से थक के घर पे गए और आपको किसी ने ग्लास में पानी दे दिया, वाइफ ने चाय पूछ ली, बेटी ने भाग के गले लगा लिया। दिस इज पीसफुल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। बट आप थके हारे ऑफिस से घर गए, दरवाजा खोलते बीवी ने कहा दूध नहीं लाए, सब्जी नहीं लाए। अरे भाई एक गिलास पानी, मतलब ये है नॉन पीसफुल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। या खूब आप घर में गए और आपने दरवाजा खोला तो बीवी की तरफ से 20 रिश्तेदार आए हुए। अब आप मतलब ना आपको बैठने की जगह मिल रही है, ये है नॉन पीसफुल एनवायरनमेंट। आप घर गए, आपकी पिताजी से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। तो सर जिसका जिस जातक का 8th हाउस में मार्स है ही विल फेस ऑल दिस, या उसका बच्चा नहीं। बच्चा उसका फर्स्ट चाइल्ड विल कम फ्रॉम 5th हाउस। तो 5th हाउस से 4th है ना 8th हाउस, यस तो उसके पहले बच्चे का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खराब कर देगा। ओके। तो इसका मतलब ये कि हमारी कुंडली से हमारे बच्चे का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी हम चेक कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है चारू जी कि मैं आपकी कुंडली से आपके मौसा, आपकी मौसी, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके मामा, सबके बारे में प्रेडिक्शन कर दूं। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है KN राव। यस। उनके पास कोई कुंडली लेके जाता है ना, तो वो उस जातक की बात नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, यार एक बात बताओ, तुम्हारे मामा जी की टांग टूटी है क्या? अब वो आदमी अपना सर पकड़ लेता है कि मामा की टांग टूटी है, कैसे पता लगा आपको? तो उस लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनना है। इसीलिए मैं बीच बीच में ये इंटरलिंकिंग सिखा रहा हूं कि आप रिश्तों को समझना सीख जाओ। तो स्टोरी टेलिंग किसकी करनी है? उस जातक की भी करनी है, उसकी माँ की भी करनी है, उसकी बहन की भी करनी है, उसके जीजा की भी करनी है, उसके चाचा की। मतलब इतनी, मैं बोला ना, एक कुंडली आपको पूरा मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल लिखवा देगा अगर आप स्टोरी बनाने पे आओगे। फॉर्च्यून मत सुनाओ किसी को, उसको उसकी स्टोरी सुनाओ। चलो जी आगे बढ़ें। मजा आ गया, थैंक यू जी। इज एवरीवन ओके टू कंटिन्यू? मतलब वही पूछ रहा हूँ, 11:15 हो गया इसके लिए। सर आपको घर भी जाना है? हाँ बस चाहिए तो दूसरा एक घंटे का सेशन रख लेते हैं अगर ना। एक मतलब बेसिकली मतलब राहु अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो या तो आपको आपके कल्चर से, 9th हाउस इज व्हाट, योर कल्चर, या तो आपको आपके कल्चर से बिल्कुल अलग हटा देगा, या आप अपने कल्चर के लिए मर कट जाओगे। और सबसे शानदार, लग्न का राहु, किसी के 1st हाउस में राहु बैठ गया, क्या हो जाएगा? वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा। उसको अपने अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा। उसका सारा ऑब्सेशन, सारा पैशन, सारा जुनून खुद के लिए हो जाएगा। तो 1st हाउस का राहु जहाँ बहुत जबरदस्त, हाँ डिप्लोमेटिक है। और हमारे शर्मा सर कहा करते थे, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, मतलब उसका सच आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे 1st हाउस का राहु। तो मैं तो जब प्रश्न, जी बोलिए। जैसे अभी आपने कहा कि जो 9th हाउस का राहु है वो कल्चर के या तो अगेंस्ट जाएगा और या फिर अपने खुद के कल्चर के लिए मरकट जाएगा, एज एन एक्सट्रीम, राइट? उस पे जैसा इन्फ्लुएंस होगा,
मतलब उसके खुद के सेट ऑफ रूल्स है, ये मेरा कल्चर और मैं इसको फॉलो करूंगा। हाँ, और नहीं तो मैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने सुना होगा ऐसे लोग हैं जो जन्म हिंदू घर में लिया, लेकिन बाय द टाइम दे ग्रू 35 इयर्स ओल्ड उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली। ये 9th हाउस का राहु है। Oh, ये 9th हाउस का राहु है। 11th में राहु आ जाएगा, मतलब कुछ भी करेगा अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, कुछ भी, साम दाम दंड भेद। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन बताता हूँ, मतलब 8th हाउस में राहु और मंगल का जब युति होती है, और ये बहुत दिखती है आपको कुंडली में, इसको मतलब प्लीज अदरवाइज आप लोग मत लेना, बट ये एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है। ऐसा आदमी, राहु और मंगल की युति 8th हाउस में वाला आदमी, राहु उसको ना बहुत आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स या बीवी के साथ जब प्यार करते हैं तो वो हंटर वाला प्यार करते हैं, एक दूसरे को मतलब चोट पहुंचा के उनको फिजिकल प्लेजर मिलता है। ये वो कॉम्बिनेशन है। मंगल इज एग्रेशन, राहु इज उल्टे सीधे ख्याल। वो आई डोंट नो मतलब क्या क्या होता है, बट ये कॉम्बिनेशन अगर 8th हाउस में कनेक्ट होता है तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। और सेम अगर यही कॉम्बिनेशन 6th हाउस में हो जाए तो 6th हाउस में मंगल और उसका मतलब आप देखो ना, फियर्स कॉम्पिटिटर, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को जहर भी दे देगा वो। राहु इज पॉइजन, राहु इज पॉइजन। सर 10th हाउस राहु, 10th हाउस बताया ना मैंने, प्रोफेशन में मतलब ब्रिलियंट आइडियाज ले आएगा, और उस आदमी को नॉर्मल काम नहीं करना चाहिए 10th हाउस के राहु को, उसको अलग हटके ही काम करना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। आप देखना, वो कोई काम अगर इतने सालों से कर रहा होगा, अगर वो अलग हटके कुछ करने लग जाएगा ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए जी, एनीवेज हाँ बोलिए प्लीज प्लीज। बर्थ चार्ट से ज्यादा इम्पैक्ट करेगा या ट्रांजिट में ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? ट्रांजिट, पराशर ऋषि ये कहते हैं कि ट्रांजिट ओनली 30% इम्पैक्ट करता है। आपका बर्थ चार्ट इज 70%, मतलब बर्थ चार्ट और डिविजनल चार्ट D1 D16 वाले चार्ट जो होते हैं ना, तो ट्रांजिट सिर्फ 30% इम्पैक्ट करता है। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि ट्रांजिट देख के 100% प्रेडिक्शन दे देनी है, नहीं करनी है गलती। ट्रांजिट को सिर्फ थोड़ा सा लेना है, ट्रांजिट हल्का हल्का फ्लेवर देता है, बट पूरा रिजल्ट डिविजनल चार्ट देता है। ओके, थैंक यू। सो हमारा जुपिटर बाकी रह गया है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। मैं मेरा मतलब 13th को आई एम फ्लाइंग टू मुंबई ओनली, तो हो सकता है कि अगर मौका मिला तो एक क्लास हम मुंबई से ले लेंगे। सर कितने दिन हो मुंबई में? मैं 16 तक मुंबई में रहूंगा, मेरी सैटरडे को वहां से फ्लाइट है वापस, एंड आई विल बी स्टेइंग इन ग्रैंड हायत होटल सांता क्रूज। तो अगर मौका मिला तो आप लोगों से हाय हेलो करेंगे। सर ऑफलाइन क्लास ले लेंगे। हाँ, ऑफलाइन क्लास हो जाएगी। So any question, anybody? दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले को ऑनलाइन देंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इट वाज लवली क्लास। जाते जाते एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है उसका एक इष्ट होना चाहिए। इष्ट मतलब वो किसी देवता को पकड़ ले। जनरली शंकर जी को नहीं पकड़ना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए, बिकॉज शंकर जी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। शंकर जी का मूड बिगड़ेगा ना तो वो तीसरी आंख खोल देंगे, सब नष्ट हो जाता है। तो आप किसी भी एक देवता को पकड़ लो, मतलब माता रानी को पकड़ लो, या हनुमान जी को पकड़ लो, या गणेश जी, या विष्णु भगवान। बहुत विष्णु जी बहुत अच्छे हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो जब भी आप किसी की कुंडली खोलो ना, आप कम से कम उस भगवान को 1 मिनट जरूर याद किया करो, और ये फीलिंग किया करो कि भगवान मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपका पोस्टमैन हूँ, असली चीज आप कर रहे हो। हमें क्या होता है ना, हम 2-4 प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो हम अपने आप को भगवान के बराबर समझ लेते हैं। वहीं एस्ट्रोलॉजर की मतलब वो एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। और जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसकी थोड़ी थोड़ी रोज पूजा किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने क्या बोला इनिशियली, व्हाट डिड आई से, इट इज अ डिवाइन साइंस। इसके अंदर जितनी डिविनिटी लाओगे ना, उतनी ये साइंस आपके अंदर ग्रो करेगी। तो डिविनिटी कैसे आएगी? जब आप अपने इष्ट को याद करोगे। कुंडली खोलो, जय माता दी बोलो, चालू कर दो स्टोरी टाइम।
और ये हमारा इष्ट देव भी हम कैसे अपने जैसे कौन हमारा इष्ट बिल्कुल कौन मैम, है, इष्ट कौन आप है, ये 5th हाउस से पता चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपका 5th हाउस आपको बताएगा कि आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए। 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड बताता है कि आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए। मुझे तो हनुमान जी की करनी है। सर मंगल है तो हनुमान ही करने पड़ेंगे। हाँ करने मंगल है तो पड़ेंगे हनुमान। मतलब करना चाहिए। करना चाहिए तो मतलब कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। और वीनस सर हम देवी, जैसे वीनस का राशि आती है साथ में, 2 वीनस नंबर की महालक्ष्मी की पूजा कर, हाँ जो अपने वैष्णो देवी में महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती, तो महालक्ष्मी की पूजा करो वीनस की। कल्पना जी आपका क्या है लगन? मेरा लगन मिथुन, अरे वाह, 3 नंबर का लगन है। स्वीट मतलब दुनिया में अगर मतलब बोलने से पहले जो लोग शहद खा के बोलते हैं ना, वो है आपका लगन। तो शर्मा जी, आपकी वाणी शर्मा से जी आपको का कभी लगन है। दिक्कत नहीं होगी। सर और वो भी जुपिटर भी 6th में है वो, वैसे तो देख रहा है 2nd हाउस को, कितना इम्पैक्ट देगा पता नहीं। जुपिटर 6 का मतलब आपके 6th प्रेडिक्शंस हाउस, बहुत सेल्डम गलत होते होंगे, क्योंकि 6th आपको हाउस वाक सिद्धि का, प्राप्त हुई है। हाँ वो 10th हाउस को भी देख रहा है, प्रोफेशन के घर को भी देख रहा है, प्लस 2nd हाउस को भी देख रहा है। 2nd हाउस को भी देख रहा है। सो बट दिस इज चलिए, ट्रू कि सेकंड हाउस पे जुपिटर का एक्सपेक्ट तो राइट प्रेडिक्शन जाता है। 100% ट्रू सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी जैसा सर। सर जैसा आपने कहा 6, 8, 12 जो है वो मोस्टली नेगेटिव हाउस समझते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सर। जैसा आपने 8 के बारे में बोला कि राहु और मंगल रहेगा तो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मीन्स वो अलग जैसा बताया, वैसा 6th और 12th को भी आ जाएंगे क्या? वैसे ही रहते हैं, उनका नेगेटिव नहीं, इम्पैक्ट रहता है? सिक्स हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा, 6th हाउस में। और 12th में भी, 12th देखिए, जो त्रिषडाय भाव होता है ना, 3, 6 और 11, इनमें मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। 12th हाउस एक बहुत डाइसी हाउस है। 12th हाउस को आज तक कोई डीपली समझ नहीं पाया है। वहां पे बेनिफिक भी बहुत खराब रिजल्ट दे देते हैं और मेलेफिक भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो वहां पे तो राहु और एक्चुअली सुबह मंगल रहेगा तो तो 12th अच्छा में? है। 12th हाउस का राहु आपको विदेश ले जाएगा, आपको अपने घर से दूर करेगा। वो आपको कहेगा कि इस कल्चर को छोड़ो, दूसरे कल्चर में जाओ। मंगल 12th हाउस का जनरली ना लीगल ट्रबल दे देता है। उसकी दृष्टि अगर आप देखोगे ना 12th हाउस के राहु की, तो जहां जहां वो पड़ती है उस हाउस के संबंधित कुछ ना कुछ लीगल ट्रबल देता है, क्योंकि 12th हाउस जेल का भी है। आदमी अपने एग्रेशन से जेल चला जाता है। दिस इज 12th हाउस का मंगल। आदमी इतना गुस्सा कर देगा किसी चीज पे कि वो जेल पहुंचा देगा मंगल उसको। बट मैंने जैसा कि बोला ना, कुंडली में एक चीज की प्रिडिक्शन लाखों प्रिडिक्शन हो सकती है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि ओवरऑल हॉरोस्कोप आपका क्या बोलता है। इनफैक्ट अगर 12th हाउस का मंगल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं अगर 4th हाउस से कनेक्शन हो गया तो अपने घर के ऊपर खर्चा करेगा, घर पे इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, घर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएगा। हाँ इन्वेस्ट करेगा, बिल्कुल सॉलिड करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा घर को लेके। तो यही चारू जी, अब आप स्टोरी बना रहे हो, स्टोरी बनाओ, स्टोरी बनाओ। फॉर्च्यून टेलर मत बनो। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए जी एवरीवन, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू और सर, थैंक यू सो माँ मच, सबका थैंक कल्याण यू। करे। थैंक यू सो मच। फिर थैंक हम यू अगली क्लास में मिलेंगे। जरूर एंड सर। आई होप ओके बाय, आपको सबको अच्छा गुड लगा हो। नाइट। वेरी किसी से नाइस सर। गलती हो तो आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू, Oh, थैंक this is very informative and very nice. जय श्री राम सर। यू। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, गुड गुड नाइट नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय बाय। टोर को इनके क्या बोलते हैं? टोर